the sound wave striking is called incident sound wave, is called incident sound wave, and the sound wave bouncing back, sound wave bouncing back is called reflected sound wave, is called reflected sound wave. जो नियम और कायदे, जो लॉज कोई लाइट वेव फॉलो करती है रिफ्लेक्शन के दौरान, उन्हें ही फॉलो करती है आपकी साउंड वेव। जैसे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आप लोग जानते होंगे शायद एंगल आई और एंगल आर क्या है। नहीं जानते तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जिस पॉइंट पर आपकी वेव टकराती है उसे तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब आप एक परपेंडिकुलर बनाते हैं सरफेस पर, 90 डिग्री एक लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं सरफेस के 90 डिग्री पर, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट साउंड वेव के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। तो एक नियम तो हमारे पास में रिफ्लेक्शन का ये होता है, एंगल आई जो है वो किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। तो आप बच्चों ये एक तो डायग्राम बना दीजिए, इसमें सारी चीजें मेंशन कर दो, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और डायग्राम बनाने के बाद में लिख दीजिएगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर ही हम लोगों को कुछ छोटी छोटी हेडिंग जो है वो पढ़नी है। जैसे सबसे पहली जो सब हेडिंग है, जो छोटी हेडिंग हमें करनी है वो है एको, ECHO, एको, जिसको आप लोग समझते होंगे आवाज का गूंजना। जैसे आपने देखा होगा एक बड़ा सा हॉल खाली पड़ा हो, तो उसमें जब हम लोग चिल्लाते हैं या नॉइज या कोई भी आवाज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो वापस से आवाज दीवारों से टकरा करके आप तक पहुंचती है, या फिर किसी वैली के अंदर, हिल पर, पहाड़ वगैरह पर जब हम लोग सेम काम करते हैं तो आवाज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस हम तक पहुंचती है। इसे हम लोग बोलते हैं एको। लिखिएगा, एको की डेफिनेशन लिखिएगा। the sensation of the sensation of sound persistence after reflecting
after reflecting from a particular object placed far away from the source of sound, तो जैसे आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप साउंड का सोर्स हुए, आपने कोई साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड गया किसी चीज से टकराया, टकरा करके वापस आपके कानों तक आया, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एको, इज कॉल्ड एको। किसी भी साउंड की अगर हम लोग बात करें तो हमारे ब्रेन में कोई भी साउंड 0.1 सेकंड तक हमारे दिमाग में रहता है। कहने का मतलब ये, अगर एक साउंड वेव 0.1 सेकंड तक हमारे दिमाग में है तो दूसरा साउंड जो है वो इस 0.1 सेकंड के अंदर ब्रेन में नहीं पहुंचना चाहिए, वरना दोनों साउंड क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो एक क्लियर एको सुनने के लिए दो साउंड वेव्स के बीच में जो अंतर है वो कम से कम 0.1 सेकंड का होना चाहिए। देखिएगा, द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन, द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट, द सेंसेशन ऑफ साउंड persists in our brain for about 0.1 second, 0.1 second, full stop, to hear a distinct echo, to hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected sound must be at least 0.1 second, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, if the speed of sound is 344 meter per second, 344 meter per second at 22 degrees Celsius, at 22 degrees Celsius in air, then the total distance covered by the sound, from the point of generation, to the reflecting surface, and back should be
एंड बैक शुड बी फॉर्मूला अगर हम लोग लगाए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड मैंने आपको दे दी है, और एक क्लियर एको को सुनने के लिए जो टाइम आपको चाहिए वो कितना है, 0.1 सेकेंड। तो फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड आपने 22 डिग्री सेल्सियस पे ली है 344, इसे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से 0.1 सेकेंड, आपका आंसर आएगा 34.4 मीटर। बना लो इसको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लिखो, फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम लिखो, और अब स्पीड और टाइम की वैल्यू डालो, 344 मल्टीप्लाई बाय 0.1, स्पीड की आपको वैल्यू डालनी है, मल्टीप्लाई टाइम से करना है जिससे डिस्टेंस आ जाए, डिस्टेंस आएगा 34.4। ये वो डिस्टेंस है जो कि टोटल कवर हुआ है, जहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ है वहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस जहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ था वहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर साउंड की स्पीड 344 मीटर पर सेकंड है, तो एक क्लियर एको सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस सोर्स ऑफ साउंड से कितना दूर रखी जानी चाहिए, बताओ। ये जो आपने डिस्टेंस निकाला है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फिर से आप तक का डिस्टेंस है टोटल। आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आपके और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो भाई ये जो आपका आंसर आया इसका क्या कर दो, इसका हाफ कर दो, तो लिख दो 10 फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट echoes, 10 for hearing distinct echoes, ECHOES, thus for hearing distinct echoes, comma, the minimum distance of obstacle, minimum distance of the obstacle from the source of sound must be, from the source of sound must be, source of sound must be half of this distance, half of this distance, that is 17.2 meter, that is 17.2 मीटर। पर बच्चों जैसे टेम्परेचर चेंज होता है साउंड की स्पीड भी चेंज होती है, तो अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड दे दिया जाए तो आप अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे पता करना है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए आपके और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में, ताकि आप एक क्लियर एको को सुन पाओ। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में जो छोटी पहली अपनी हेडिंग थी एको, वो हुई खत्म। दूसरी जो हेडिंग हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में करने जा रहे हैं वो है रेवर्ब्रेशन। रेवर्ब्रेशन बना दीजिए, रेवर्ब्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि एको बहुत ज्यादा होने लगती है, और उस केस में हमें साउंड सुनाई तो देता है पर क्लियरली हम लोग उसे समझ नहीं पाते कि क्या बोला जा रहा है। जैसे कि आप में से बहुत से बच्चों की आदत होगी टॉयलेट में या फिर बाथरूम में मोबाइल लेकर के जाते हैं, और कभी किसी फ्रेंड का फोन आ जाए तो कॉल भी उठा लेते हैं, और जब बात करते हैं तो फ्रेंड को आपकी आवाज ढंग से समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर एको बहुत ज्यादा होने लगता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होने लगते हैं, और
ये सारे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स एक साथ एक ही समय पर एक दूसरे से क्लैश कर जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें ढंग से साउंड जो है वो समझ में नहीं आता। आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉल्स वगैरह होते हैं, जैसे नया अगर अगर हम लोग लेते हैं तो हॉल में अभी कुछ सामान वगैरह नहीं रखा होता, तो टीवी की आवाज काफी गूंजती है और कभी कभी जो टीवी में जो भी बोला जा रहा है वो हमें समझ में नहीं आता। पर जैसे जैसे घर हमारा जमता जाता है, सोफे वगैरह आ जाते हैं, कर्टेन्स और दुनिया भर की चीजें आती हैं, तो ये जो साउंड जो मल्टीपली रिफ्लेक्ट हो रहा था ये कम हो जाता है और फिर हमें आवाज गूंजती नहीं है, हमें क्लियरली सुनाई देने लगता है कि क्या बोला जा रहा है। तो जब एको हद से ज्यादा हो जाती है, सारे मल्टीपली रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, परजिस्ट करते हैं, तो साउंड हमें समझ में नहीं आता और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेवर्बरेशन। देखिएगा, द परसिस्टेंस of all the repeated all the repeated reflected sound waves, repeated reflected sound waves which makes which makes the sound which makes the sound difficult to understand is called reverberation. Is called reverberation. तो इस रेवर्बरेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने अगर देखा हो या अब आप देखें भविष्य में, सिनेमा हॉल में दीवारों पर पर्दे लगे होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो कर्टेन्स हैं वो साउंड को इतना ज्यादा आसानी से रिफ्लेक्ट नहीं होने देते ताकि रिवर्बरेशन को कंट्रोल किया जा सके। लिख दीजिएगा नेक्स्ट लाइन से, इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल, in an auditorium auditorium or big hall, excessive reverberation is controlled by using sound absorbing materials on the walls and roof on the walls and roof and roof हाँ जी। तो आपकी बुक में पेज नंबर 168 पर एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से उसे सॉल्व कीजिए। An echo is heard in 3 seconds. What is the distance of the reflecting surface from the source given that the speed of sound is 342 मीटर पर सेकेंड? चलिए जल्दी सॉल्व करके अपने आंसर को कमेंट कीजिए।
1026 आ रहा है, तो उसको डिवाइड भी तो करोगे भाई 2 से, क्वेश्चन तो पढ़ो। ये डिस्टेंस तुम्हें टोटल नहीं निकालना, ये तुम्हें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और साउंड सोर्स के बीच में निकालना है। भाई एको का टाइम दे रखा है, हाँ जी, तो जवाब आ गया बच्चों का 513 मीटर, 513 मीटर। ठीक है, तो हमने साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में एको किया, रिवर्बरेशन पढ़ा। अभी हमें पढ़ने हैं यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड जो मल्टीपली रिफ्लेक्ट किया जाता है उसको कहां कहां हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। हाँ साहब, पहला यूज लिखो, मेगाफोन, मेगाफोन और लाउड स्पीकर्स, मेगाफोन्स और लाउड स्पीकर्स, कॉमा हॉर्न, कॉमा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शहनाई, musical instruments like shehnai are all designed to send, are all designed to send sound in a particular direction without spreading it in all directions, without spreading it in all direction। बोर्ड पर आप एक डायग्राम देखेंगे, एक मेगाफोन और लाउड स्पीकर का मैंने डायग्राम बनाया है। जब लाउड स्पीकर में एक तरफ से साउंड जाता है तो उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये साउंड वेव्स बहुत बार क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होते होते लास्ट में जो दूसरी ओपनिंग है वहां से बाहर निकलती है। जिस डायरेक्शन में वो ओपनिंग होगी उसी डायरेक्शन में आपका मैक्सिमम साउंड जो है वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। और ऐसे आप अपने कम साउंड, जो लो साउंड है आपका, सॉफ्ट साउंड जो है, उसे लाउडर बना सकते हैं मेगाफोन या लाउड स्पीकर की हेल्प से। हाँ जी, नेक्स्ट दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है स्टेथोस्कोप। ये डॉक्टर्स वगैरह आपने देखा होगा जो कानों में लगा करके, जिसे आप लोग हेडफोन समझते हो, हेडफोन नहीं, स्टेथोस्कोप। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट जो है काम करता है। जो वायर डॉक्टर के ईयर्स तक पहुंच रहा है स्टेथोस्कोप के अंदर, उसमें जो हार्ट बीट, थोड़ी सी भी माइन्यूट सी भी हार्ट बीट जो प्रोड्यूस हुई है, उसका साउंड मतलब वाइब्रेशंस मल्टीपली रिफ्लेक्ट होते होते ईयर्स तक पहुंच जाते हैं। देखिएगा, स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप is a medical instrument, is a medical instrument used for listening, used for listening sounds produced within the body, sounds produced within the body is also based on the concept of, is also based on the concept of multiple reflection of sound, multiple
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और लास्ट जो तीसरी एप्लीकेशन है वो ये है कि जो कॉन्सर्ट हॉल या सिनेमा हॉल जो होते हैं उनकी सीलिंग कर्व्ड होती है, घुमावदार होती है, ऊपर से मुड़ी रहती है, क्योंकि कर्व होने की वजह से ज्यादा सरफेस एरिया से साउंड टकराएगा और मैक्सिमम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो पाएगा। तो कोने कोने में हर जगह पर बैठे हुए इंसान को साउंड मैक्सिमम क्लियर और अच्छे से सुनाई देगा। देखिएगा, जनरली द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स generally the ceilings of concert halls and cinema halls are curved so that sound after multiple reflection sound after multiple reflection reaches all corners of the hall. ये हुआ हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग। साउंड जो है बच्चों, जिसे हम लोग सुन सकते हैं उसे कहते हैं ऑडिबल साउंड, और जिसे नहीं सुना जा सकता वो है इनऑडिबल साउंड। तो जिस फ्रीक्वेंसी के बीच में हम लोग साउंड को सुन पाते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ साउंड। देखिएगा, द रेंज ऑफ frequency of a sound up to which it can be heard is called range of hearing. Range of hearing. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, the sound which can be heard is called audible sound. Audible, AUD, audible sound which can be heard is called audible sound. ऑडिबल साउंड की बच्चों रेंज लिख लो, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इस 20,000 हर्ट्ज को आप 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज। एंड द साउंड विच कैन नॉट बी हियर, 20,000 हर्ट्ज को आप 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज। एंड द साउंड विच कैन नॉट बी हियर is called inaudible. Inaudible sound. तो जो आपने रेंज देखी है ह्यूमन बींग्स के लिए, उसमें मतलब ये है कि 20 हर्ट्ज से अगर कम फ्रीक्वेंसी हुई तब भी आप उसे नहीं सुन सकते, और 20 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई तब भी हम लोग उसे नहीं सुन सकते। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा,
द साउंड whose frequency is less than 20 hertz is called infrasonic. INFRA, infrasonic sound और infrasound और infrasound. एग्जाम्पल डाल दो. साउंड प्रोड्यूस बाय राइनोसॉर्स, कॉमा व्हेल, कॉमा एलिफेंट, कॉमा अर्थक्वेक एटसेट्रा. एटसेट्रा. और ऐसे ही 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज जो है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड भी हमें सुनाई नहीं देगा, उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड. लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से. द साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, whose frequency is more than 20,000 हर्ट्ज, जिसे आप 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, is called अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड. एग्जाम्पल हो जाएगा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन्स, कोमा बैट, चमगादड़, बैट एटसेट्रा एटसेट्रा. ये जो अल्ट्रासाउंड है ये ह्यूमन बीइंग्स के बहुत ज्यादा काम की चीज है. बहुत जगह जगह पर अल्ट्रासाउंड जो है वो हम लोगों का साथ निभाता है, काम देता है. तो आप लोग को हेडिंग बनानी है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड. एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड. देखो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है. इसका मतलब ये है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का मतलब ये कि एक सेकंड में जो पार्टिकल है वो 20,000 से भी ज्यादा बार क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है. तो ये बहुत जगह काम आता है. जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, ऐसी मशीनरी या मशीन के पार्ट्स जहां तक हमारे क्लीनिंग डिवाइसेस नहीं पहुंच सकते, जैसे कोई मशीन है जिसमें बहुत सारे वायर्स हैं, कर्व्स हैं, बहुत सारे मुड़ाव है, वहां हाथ वगैरह या ब्रश वगैरह नहीं पहुंच सकती उसके साफ सफाई के लिए. तो हम लोग क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं, उस टैंक के अंदर पानी और जो भी साफ करने के लिए एजेंट, चाहे शैम्पू हो चाहे डिटर्जेंट हो, उसको डाल देते हैं. और जिस मशीन के हिस्से को साफ करना है उसको भी उस टैंक के अंदर रख दिया जाता है. उस टैंक के दोनों तरफ लगा होता है ट्रांसमीटर, जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है और उस टैंक के अंदर रिलीज कर देता है. अब भाई अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, मतलब जो टैंक में रखी गई चीज है और वो 20,000 से ज्यादा बार एक सेकंड में वाइब्रेट करेगी. और जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया है लॉ ऑफ इनर्शिया, जब बॉडी वाइब्रेट करती है तब उस पर प्रेजेंट जो भी धूल मिट्टी वगैरह है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में ही रहना चाहती है. और जबकि बॉडी हिलने लगती है, बॉडी मूव करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है,
तो ऐसे जो डर्ट है, जो गंदगी है, वो बॉडी से, मशीन पार्ट से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी और पानी में डिसॉल्व हो करके बाहर मशीन से आ जाएगी। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं अल्ट्रासाउंड की, जिन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, समझेंगे और उन्हें हम लोग नोट डाउन करेंगे। तब तक आप लोग कोशिश कीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, इस हेडिंग को आप लोग खुद पढ़ें, समझने की कोशिश करें, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं तो आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए इस हेडिंग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करें।